ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। और सेकंड यूनिट जो है, इस सेकंड यूनिट के अंदर हम देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, यानी जो वीबीटी सिद्धांत है उसकी कमियां देख रहे हैं। और उसकी लिमिटेशंस में हमने एक दो लिमिटेशन की है। एक तो ये वीबीटी सिद्धांत जो है ये चुंबकीय गुणों को नहीं समझा सका। हमारा चल रहा है इसमें लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी की कमियां चल रही हैं, जिसमें एक दो प्रिंसिपल हम देख चुके हैं, यानी कि इसकी जो कमियां हैं वो बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं और कुछ का अध्ययन हमें करना है। जैसे कल हमने देखा था कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है ये। समान प्रकार के धातु आयन उपस्थित हैं, समान संख्या उसकी समन्वय है और लिगेंड के केवल अलग होने से उसका संकरण बदल जाता है, उसकी ज्यामिति अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वीबीटी इस बारे में कुछ नहीं बताता है। ठीक है, नहीं बताता है वीबीटी। तो हमें क्या करना है, वीबीटी जो है इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NiCN का होल 4 -2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCl4 -2 प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। क्यों? तो ये हमने कल देखा था, जिसमें अलग अलग ज्योमेट्री आई थी, अलग अलग संकरण आया था। इसके अंदर हमारा जो संकरण आया था वो क्या आया था? NiCN4 में DsP2 आया था, जिसकी ज्योमेट्री कैसी थी? वर्ग समतली। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा आया था वो संकरण sp3 था और यहाँ पर जो ज्योमेट्री थी वो हमारी थी चतुष्फलकीय। कैसी थी? चतुष्फलकीय। अब ये ज्योमेट्री जो चतुष्फलकीय थी ये अलग है और वर्ग समतली अलग है। तो कल हमने देखा था इसकी कुछ ऐसी थी, ये थी -2 और इसकी वर्ग समतली थी Ni। ये थी। तो वीबीटी इसको नहीं समझा पाया कि एक संकुल जो है NiCN होल 4 -2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCl4 -2 प्रतिचुंबकीय। क्यों? इसके बारे में वीबीटी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, जो कि हम कल कर चुके हैं। अब हम अगला देखते हैं कि ये जो है वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, ये जो है चुंबकीय गुण और ज्यामिति के साथ साथ समान ज्यामिति के संकुलों में भिन्न भिन्न संकरण को भी नहीं समझा सका। कहने का मतलब कि दो संकुल हैं जिनकी ज्यामिति समान है लेकिन उनमें संकरण अलग अलग होता है, इसको भी नहीं समझा सका कि ऐसी भिन्नता क्यों आ रही है या ये जो विचलन है क्यों आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, दो एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। FeH2O का होल 6 और इस पर आवेश है +2। दूसरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर FeCN का होल 6 -4। दो संकुल यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो दोनों में क्या है, संकरण जो है वो अलग अलग है और यहाँ पर जो दिया हुआ है यानी कि
जो समन्वय संख्या है वो समान है, ऑक्सीकरण अंक समान है। जैसे इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो कितना है +2, और इस Fe का भी ऑक्सीकरण अंक देखा जाए तो वो भी क्या है +2। ठीक है, सबको निकालना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं संकुल के अंदर से, यहाँ पर H2O लिगेंड है और Fe धातु है। अब देखो यहाँ पर ये जो है 6 लिगेंड है Cl, अब देखो इनकी ज्यामिति दोनों की क्या है समान है। इनकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। और अष्टफलकीय ज्यामिति होगी यहाँ पर ज्यामिति अष्टफलकीय, और ये भी कैसी होगी सेम अष्टफल। ज्यामिति दोनों की समान है संकुल में, इसकी भी अष्टफल की इसकी भी अष्टफल, लेकिन संकरण जो है वो दोनों का भिन्न भिन्न है। संकरण क्या है, दोनों का भिन्न भिन्न है। वो कैसे, देखो ये जो है FeH2O का ऑल 6+2, ये जो है संकरण इसमें देखा जाए तो ये sp3d2 संकरण प्रदर्शित करता है। इसमें जो संकरण है वो sp3d2 है FeH2O का ऑल 6 में, और FeCN के ऑल 6 जो है इसके अंदर जो संकरण है वो D2sp3 है, D2sp3 है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, संकरण अलग क्यों आ रहा है, तो देखो यहाँ पर तो क्या है जो D यूज हो रहा है वो बाहर वाला हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 4D कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, जबकि यहाँ पर अंदर की तरफ D है तो यहाँ पर 3D कक्षक जो है वो संकरण में भाग ले रहा है। क्या ले रहा है, यहाँ पर 4D कक्षक भाग ले रहा है और यहाँ पर 3D कक्षक संकरण में भाग ले रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें संकरण को प्रदर्शित किया जाए तो देखो Fe जो होता है जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको हम समझ रहे हैं FeH2O का होल 6 एक तरफ ले लिया मैंने +2, और इधर मैं ले लेता हूं FeCN का होल 6 -4। ठीक है, अब देखो Fe जो है, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल है, तो आपका जो ट्रांजिशन मेटल है ये आता है मैग्नीज के बाद आता है, और मैग्नीज के बाद इसका हो जाएगा 26। ठीक है, अब 26 हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया, और उसके बाद 26 का मतलब 3d6, तो हम इसको लिख देंगे 3d6 4s2, ये हो गया 18, और 2 20 और 6 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो S में से निकल जाएंगे, तो हमारे पास Fe+2 का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक जो है Fe का +2 है और यहाँ पर भी +2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये +2 ऑक्सीकरण अंक है, तो ये +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा हमारे पास आर्गन, और यहाँ पर 3d6 सेम एज इट इज इधर हो जाएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन, और इसी तरह से Fe+2 का उधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब इसका संकरण के रूप में बॉक्स के रूप में ऑर्बिटल्स में यहाँ पर किया जाए तो हम ये करते हैं, ये 3D लिख दिया हमने, ये 4s और ये 4p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इधर खाली पड़े हैं, 4s यहाँ पर नहीं है तो मतलब खाली है, 4p भी नहीं है तो वो खाली है। अब यहाँ पर क्या करना है, लिगेंड देखना है H2O, तो H2O लिगेंड जो है वो इनको युग्मित नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है,
युग्मित नहीं कर पाता है। अब वो क्यों नहीं कर पाता है, उसका कारण वीबीटी के पास नहीं था, ठीक है। जबकि वास्तविकता यह है कि H2O जो है वो Cn के कंपैरिजन में एक दुर्बल लिगेंड होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं कर पाता है। तो अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, ये इनका युग्मन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा विन्यास, कोई चेंज नहीं आएगा। और ये यहाँ पर अब देखा जाए तो कितने हैं, H2O 6 हैं, कितने हैं 6। तो यहाँ पर हम D और बना देते हैं, ये 4D हो गया। तो यहाँ पर D और बना दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 H2O लॉन्ग पेयर डोनेट करेगा, तो एक H2O करता है, तो H2O ने एक लॉन्ग पेयर दिया, ये दूसरा दिया H2O ने, ये तीसरा लॉन्ग पेयर H2O का, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन सबको देख लो कौन कौन सा काम आ रहा है, 1S 3P और 2D। तो संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp3d2, sp3d2। और हमने कहा था यहाँ पर बाह्यतम 4D कक्षक काम आ रहा है, तो देखो 4D यूज हो रहा है यहाँ पर, अंदर वाला काम नहीं आ रहा। sp3d संकरण है D2, तो इसकी ज्यामिति क्या है, वही रहेगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसकी ज्यामिति समान है लेकिन संकरण अलग है, वो लिगेंड के कारण हो रहा है, जिसको कि वीबीटी नहीं समझा पाया। दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं, Cn जो है यहाँ पर, जब Cn की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या है, संकरण की स्थिति बदल जाती है। क्या हो जाता है, संकरण की स्थिति बदल जाती है, यानी संकरण परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी बात की जाए, इसके लिए की जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, 3D 4S 4P। ये अब Cn जो है वो क्या है, इनका युग्मन कर देता है, इनको युग्मित अवस्था में पहुंचा देता है, तो 2D ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक एक भरे हुए हैं 4 में, अब ये 2 आगे वाले पीछे वाले के साथ युग्मित हो जाएंगे, जिनको Cn कर रहा है, लिगेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये 2 खाली हो गए, तो यहाँ पर 2 जो है Cn दे देगा, एक यहाँ पर दिया और एक यहाँ पर, ये Cn, ये Cn, ये, तो यहाँ पर भी FeCN का होल 6 है, 2 3 4 5 और 6। अब इसको देख लो यहाँ से यहाँ तक, संकरण क्या हो गया, 2D काम आ रहे हैं, एक S आ रहा है, 3P, तो संकरण हो गया यहाँ पे D2sp3, D2sp3 संकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ज्यामिति इसकी भी वही होती है, अष्टफलकीय है। कैसी होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। तो हम कह सकते हैं कि वीबीटी इसको नहीं समझा पाया कि ज्यामिति समान है दोनों संकुलों की, FeH2O का होल 6+2 और FeCN का होल 6-4, ज्यामिति समान है, ऑक्सीकरण अंक समान है, समन्वय संख्या समान है, लेकिन इनमें जो संकरण है वो अलग अलग है, जिसको कि वीबीटी नहीं समझा पाया। और उसका मेन कारण होता है लिगेंड, दुर्बल और प्रबल लिगेंड इसको प्रभावित करता है, जिसको CFT समझाती है। इसलिए ये भी एक मेन लिमिटेशन है वीबीटी की, कि ज्यामिति समान होने के बावजूद संकरण भिन्न भिन्न होता है, इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि FeH2O का होल 6+2 क्या है, sp3d2 संकरण प्रदर्शित करता है, जबकि FeCN का होल 6-4 D2sp3 क्यों। या आपसे कहा जाए दोनों की ज्यामिति अष्टफलकीय है लेकिन संकरण भिन्न भिन्न है, क्यों, समझाइए। तो आपको फिर ये पूरा बताना होगा विस्तार से, दोनों तरफ लिख के, किस तरह से युग्मन हो पाता है, किस तरह से नहीं हो पाता है, इसको वीबीटी जो है नहीं समझा। तो ये भी एक मेन लिमिटेशन है इसकी। अगला देखें, अब अगली इसकी कमी लिमिटेशन वीबीटी की, ये जो है संकुलों की ज्यामिति में जो विकृति आती है उसको भी नहीं समझा सका। कॉम्प्लेक्स में जो डिस्टॉर्शन आता है, ज्यामिति विकृत हो जाती है, उसको नहीं समझा सका। कैसे, देखो यहाँ
अगली लिमिटेशन है ज्यामिति में विकृति। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि ज्यामिति में विकृति को ये समझाने में असफल रहा। जैसे हम कहें कि कोई संकुल है, उसके अंदर केंद्रीय धातु और लिगेंड, केंद्रीय धातु और लिगेंड जो है वो सममितता प्रदर्शित करते हैं। यानी जब संकुल नहीं बनता है, यानी समान बंध प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूं Ml6, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने, संकुल है जिसमें मेटल M है और L क्या है, लिगेंड है। यानी 6 लिगेंड जो है मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में है। अब Ml6 जो है इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, तो इसमें क्या है कि सभी बंध समान होने चाहिए, सभी बंध समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो 4 बंध हैं वो तो क्या है, समान होते हैं, और 2 बंध जो हैं वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कहा कि Ml6 है, इसमें 4 जो L हैं, लिगेंड हैं, वो तो एक वर्ग की पोजीशन में आ गए, वर्ग के कोनों पर हो गए, जो कि समान बंध प्रदर्शित कर रहे हैं। ये समान बंध है, ये समान है, ये समान है, ये समान। लेकिन इसमें 2 जो हैं अप और डाउन, ये क्या है, भिन्न दूरी प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी जो दूरी है इस M और L के बीच की, वो इन चारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि ज्यामिति में जो विकृति आती है उसको भी ये समझाने में असफल रहा। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं CuH2O का होल 6+2, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो इसमें भी सेम यही कंडीशन होगी कि कॉपर के साथ 4 जो वर्ग की कोनों पर हैं वो तो समान दूरी पर होंगे लिगेंड, लेकिन जो 2 लिगेंड हैं जो कि इसके साथ 90 डिग्री का बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या है, थोड़ी ज्यादा दूरी प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है, विकृत। ठीक है, तो इसको भी जो VBT है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं अगली। ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है VBT की, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर एग्जाम में। लिमिटेशन है हमारी कॉपर सेकंड के वर्गाकार समतल संकुलों का स्थायित्व। कॉपर सेकंड वर्गाकार संकुलों का स्थायित्व, समतल संकुलों का स्थायित्व, ये भी एक मेन लिमिटेशन है VBT के अंदर। अब इसमें क्या बताया गया कि कॉपर सेकंड जो है उसका जो वर्गाकार समतल संकुल है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन हम ले रहे हैं कि कोबाल्ट जो सेकंड है, ये कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसमें जो समन्वय संख्या है वो क्या है, कोबाल्ट की समन्वय संख्या, कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और समन्वय संख्या 6 में क्या है, ज्योमेट्री कैसी होगी, अष्टफल की है, ज्यामिति हो जाएगी अष्टफल की। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कोबाल्ट सेकंड जो है वो थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हो जाता है थर्ड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोबाल्ट सेकंड का हमने कोई उदाहरण ले लिया, कोबाल्ट सेकंड का कोई हमने उदाहरण ले लिया, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ CO EN का ऑल्टवाइस,
Br2। ठीक है, अब इस संकुल के अंदर क्या है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, +2। यही हम बात कर रहे हैं अभी कोबाल्ट सेकंड। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण +2 है, तो ये संकुल जो है +3 में परिवर्तित हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, 27। अब इसका देखा जाए तो यहाँ पर आर्गन और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d7 4s2, यही होगा 3d7 4s2। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, कोबाल्ट +2 में चाहिए, तो +2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारे पास आर्गन और 3d7 बचेगा। ठीक है, अब 3d7 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको ऑर्बिटल में देखते हैं। तो ऑर्बिटल में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इधर में बना देता हूं, ये हो गया हमारा 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ठीक है, अब देखो 3d में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर पहले एक एक भरेंगे, 3 4 5 6 और ये 7, बाकी खाली पड़े हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं है, डी के बाद 4s 4p वैकेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है कि 3d7 है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको इसमें जो कोबाल्ट सेकंड है उसके अंदर जो संकरण है वो D2sp3 प्रदर्शित करना है। कितना, D2sp3, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर हमें करेंगे तो ये यहाँ पर युग्मित हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगले 4d कक्षक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर दिया जाता है 4d कक्षक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे तो देखो यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी, ये युग्मित हो जाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया, ये यहाँ पर पहुंचा दिया है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर पहुंचा दिया तो इसमें दो ऑर्बिटल वैकेंट हो गए डी के अंदर, तो यहाँ पर लिगेंड आ जाएंगे। 6 होता है इसका, तो 3 4, तो ये संकरण हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे D2sp3। इस कॉम्प्लेक्स में हम चेंज कर देते हैं लिगेंड को, CO Cl का होल 6, अब इस पर हम कर देते हैं -4, तो ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। यहाँ पर 6 Cl ने क्या कर दिया, लिगेंड डोनेट कर दिया, D2sp3 संकरण प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब ये D2sp3 संकरण प्रदर्शित करने पर यहाँ पर ये तर्क दिया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो 4d कक्षक में उपस्थित है ये नाभिक से बहुत दूर होता है। अधिक दूरी होने के कारण नाभिक का जो आकर्षण है वो बहुत कम इस पर कार्य करता है, यानी कि ये नाभिक के आकर्षण से दूर होता है। क्या होता है, नाभिक के आकर्षण से दूर होता है, जिसके कारण ये नाभिक के द्वारा कम प्रभावित हो पाता है। इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पहुंचा दिया जाता है। और कहा जाता है कि कोबाल्ट सेकंड जो है वो अस्थायी है, इसलिए वो कोबाल्ट थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, कोबाल्ट थर्ड में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि ये क्या है, कोबाल्ट सेकंड के अंदर अस्थायी होता है, तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसकी नाभिक से दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है
तो क्या है, ये कोबाल्ट सेकंड से थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी D7 से D6 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो विन्यास है वो 3D7 होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब ये कोबाल्ट थर्ड में जाता है तो इसका विन्यास 3D6 हो जाता है। ये देख लो यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है 7। ठीक है, तो ये कोबाल्ट सेकंड की कंडीशन की बात है। ठीक, तो इस तरह से कोबाल्ट सेकंड जो है वो कोबाल्ट थर्ड में परिवर्तित होगा। क्लियर है। अब देखो इसी अगर ऐसा हो रहा है फिर कॉपर के केस में भी यही सेम काम होना चाहिए, क्योंकि कॉपर के केस में भी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है। अगर ये कोबाल्ट सेकंड अनस्टेबल है, ये दुर्बल नाभिकीय आवेश के कारण, तो कॉपर सेकंड भी क्या है, इसका ही होना चाहिए उसमें DsP2 संकरण। उसको और देख लेते हैं कॉपर को। तो इसमें कहा गया है कि कॉपर क्या है, वो भी इसी तरह से स्थायी होना चाहिए, लेकिन कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में DsP2 संकरण वो स्टेबल होता है। जैसे हम ये लिखते हैं, कॉपर ले लिया हमने और कॉपर का हम ले लेते हैं NH3 का होल 4। CuNH3 का होल 4 +2। क्या हो गया ये +2। ठीक है, ये संकुल ले लिया तो कॉपर यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है, क्योंकि एमीन उदासीन लिगेंड है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29, 29 होता है। अब ये 29 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ पर हो जाएगा 3D9 4s2, 3D9 4s2। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर हमें +2 में चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आर्गन, और ये हो जाएगा 3D9, यहाँ से निकल गए इलेक्ट्रॉन बाहर। अब 3D9 है, इसको हम ऑर्बिटल फॉर्म में ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3D हो गया, ये 4s, ये 4p। ठीक है, और इधर यहाँ पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4d। ठीक है, अब देखो ये 4d हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर d में 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। आगे खाली पड़े हुए हैं सारे, ये कॉपर सेकंड के अंदर चल रहा है सब। ठीक है, अब कॉपर सेकंड के अंदर ये चल रहा है, तो यहाँ पर अगर संकरण की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दुर्बल आकर्षण के कारण 4d में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी उच्च ऊर्जा के कक्षक में भेज दिया जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, एक वैकेंट हो गया, इसको यहाँ पहुंचा दिया, ये जो अनपेयर्ड है इसको उच्च में पहुंचा दिया वीक इंटरेक्शन के कारण, क्योंकि अभी कोबाल्ट में कहा था कि ये जो है ये 4d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दुर्बल रूप से क्या होता है, बंधा हुआ होता है या अनुभव नहीं करता है ये आकर्षण, इसलिए इसको उच्च ऊर्जा में भेज दिया। अब यहाँ पर देखो ये एक दे देगा लिगेंड, दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पर जो है अमोनिया लिगेंड दे रहा है NH3, यहाँ भी NH3 और ये एक NH3, क्योंकि यहाँ पर NH3 का होल 4 है, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा, एक D का हमारा, एक S और 2 P, तो संकरण हो गया DsP2। क्या हो गया, संकरण DsP2 हो गया।
तो कोबाल्ट जैसे परिवर्तित हुआ है सेकंड से किसमें, कोबाल्ट थर्ड में, उसी तरह से क्या है ये भी होना चाहिए कॉपर। लेकिन कॉपर सेकंड ऑलरेडी क्या है, स्थायी होता है। क्या होता है, ये संकुल जो है कॉपर सेकंड में स्थायी है, तो ये +3 में ऑक्सीकृत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, +3 में ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, ये तर्क संगत नहीं हुआ कि कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड में समान क्रिया हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा कक्षक में भेजा जा रहा है। कारण यही बताया जा रहा है कि वहां पर नाभिकीय आकर्षण दुर्बल है। अगर उसी दोनों में ये समान होता तो फिर तर्क संगत होता। यहाँ पर कोबाल्ट सेकंड है स्थायी बताया जा रहा है इस केस के अंदर, जबकि कॉपर सेकंड जो है वो स्थायी होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है वीबीटी की कि कॉपर सेकंड जो वर्गाकार समतल है वो स्थायी होता है संकुल जो है, जबकि कोबाल्ट का जो संकुल है अष्टफल के जो संकुल होता है ऑक्टाहेड्रल, जो कि सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, और वो ऑक्सीकृत होता है थर्ड में, जबकि ये भी अस्थायी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। कोबाल्ट सेकंड जैसे अस्थायी है उसी तरह से ये भी अस्थायी होना चाहिए, और थर्ड में कॉपर थर्ड में बदलना चाहिए, जबकि कॉपर की थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट संभव नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है, तर्कसंगत नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिमिटेशन और देख लेते हैं हम कि जो वीबीटी की लास्ट लिमिटेशन है उसमें हम देखते हैं कि जहां भी वीबीटी को पढ़ा गया वहां पर केवल केंद्रीय धातु आयन पर जोर दिया गया कि केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, रिक्त कक्षक कितने होंगे, उन पर ध्यान दिया गया। और जो लिगेंड है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसकी प्रकृति की उपेक्षा की गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकुल में केंद्रीय धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया, अधिक महत्व दिया गया, जबकि लिगेंड की उपेक्षा की गई, उपेक्षा की गई। उपेक्षा का मतलब है लिगेंड को केवल यूज किया गया दाता परमाणु की तरह। कैसे किया गया, दाता परमाणु की तरह इसका उपयोग किया गया। इसके अलावा इसकी प्रकृति की उपेक्षा की गई, कहीं भी प्रकृति से कोई मतलब नहीं रखा गया कि वो प्रबल है या फिर दुर्बल लिगेंड है, केवल केंद्रीय धातु आयन को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ये भी एक लिमिटेशन है वीबीटी की कि केंद्रीय धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया वीबीटी के अंदर, और जो लिगेंड है उसकी उपेक्षा की गई, उससे केवल इतना संबंध रखा कि वो एक दाता परमाणु होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म देता है केंद्रीय धातु परमाणु को। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया गया कि वो प्रकृति क्या होगी, वो दुर्बल लिगेंड होगा या प्रबल लिगेंड होगा, जो कि वीबीटी की लिमिटेशन। ठीक है, और इसी में एक स्थायित्व और आ जाता है संकुलों का, कि संकुल कब स्थायी होगा, कब स्थायी अस्थायी होगा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि D0 D1 और D2 विन्यास जो संकुल रखते हैं केंद्रीय धातु आयन का, जिन संकुलों में D0 D1 D2 विन्यास होता है वो क्या है, चंचल प्रकृति के संकुल होते हैं, जिनको हम अस्थायी संकुल भी कहते हैं। चंचल प्रकृति यानी कि अस्थायी संकुल। ठीक है, ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं क्योंकि D0 D1 D2 में क्या है, केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण क्या है, उसकी क्रियाशीलता प्रदर्शित की जाती है। जबकि T3 या इससे अधिक
इसका मतलब है D3, D4, D6 अपर वाले जो है। इस केस में क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, रिक्त कक्षक नहीं होते हैं केंद्रीय धातु आयन के पास, इसलिए ये अक्रिय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अक्रिय यानी कि स्थायी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या है समझाने का जो है वो टॉबे ने काम किया। टॉबे नामक एक वैज्ञानिक है, उसने ये स्पष्टीकरण दिया था कि इस तरह से ये होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वीबीटी की जो हमने, ठीक है।